नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन पढ़ रहे थे 12th क्लास की बायोलॉजी। उसमें अपन पढ़ रहे थे भाई रंध्रों की क्रिया विधि के बारे में। आज अपने को पढ़ना है। अपन ने रंध्र की संरचना के बारे में पढ़ा था। वाष्पोत्सर्जन पढ़ रहे थे। अब चूंकि वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या है भाई, वाष्प का उड़ना। वाष्प का उड़ना, पौधे में जो पानी अवशोषित होता है उसमें जो अतिरिक्त पानी है वो वाष्प के रूप में उड़ जाता है, उसे क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है। अब वो जो वाष्पोत्सर्जन है उसमें रंध्र कब खुलेंगे कब बंद होंगे उसकी क्रिया विधि के अपने को चरण पढ़ने। तो आज अपन पढ़ेंगे रंध्रों की गति की क्रिया विधि। रंध्रों की गति की क्रिया विधि। मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। अपने को इसमें पढ़ना है कि भाई रंध्र कैसे खुलेंगे कैसे बंद होंगे। रंध्रों की गति का मतलब यही है कि रंध्र कैसे खुलेंगे कैसे बंद होंगे। रंध्रों की गति का ये मतलब नहीं है कि रंध्र चल के कहीं और चले जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। ठीक है ना। तो रंध्रों की गति की क्रिया विधि में आज अपन पढ़ेंगे कि भाई रंध्र कैसे खुलेंगे कैसे बंद होंगे। ठीक है। इसमें अपने क्या है, तीन परिकल्पनाएं दी गई है। दो परिकल्पनाएं हैं, एक सिद्धांत है। एक तो है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। एक तो क्या है, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस या मांड शर्करा परिकल्पना। अगला जो अपना वो है स्टीवार्ड परिकल्पना, स्टीवार्ड्स हाइपोथेसिस। ठीक है। अगला कौन सा है, स्टीवार्ड की परिकल्पना। और अगला है पोटेशियम आयन, एक्टिव पोटेशियम आयन। एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसफर थ्योरी। ट्रांसफर थ्योरी, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे अपन। स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, स्टीवार्ड हाइपोथेसिस पढ़ेंगे और एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसफर थ्योरी पढ़ेंगे। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है बेटा आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसफर थ्योरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हाइपोथेसिस है, परिकल्पनाएं है, अवधारणाएं हैं। ठीक है। तो एक एक करके अपन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे अपन वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। सबसे पहले कौन सी है, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। स्टार्च को बोलते हैं मांड और शुगर को क्या बोलते हैं, शर्करा। हाइपोथेसिस को बोलते हैं परिकल्पना। मांड शर्करा परिकल्पना। कौन सी है ये, मांड शर्करा परिकल्पना। अब देखो क्या होता है बेटा मांड शर्करा परिकल्पना में। सबसे पहले ये सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था जेडी सायरे ने। ये जो अवधारणा दी थी जेडी सायरे, किसने दी थी, ये जेडी सायरे ने दी थी। क्या कहता है ये सिद्धांत, ठीक है, या ये अवधारणा क्या कहती है, ये अवधारणा कहती है कि भाई दिन के समय क्या होता है, दिन के समय द्वार कोशिकाओं में गार्ड सेल या जो रक्षक कोशिका है उसमें CO2 की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात को। दिन के समय क्या होगा, दिन के समय क्या होता है कि जो द्वार कोशिका है वहां क्या होती है,
CO2 की कमी हो जाती है और CO2 की कमी होने से pH बढ़ जाता है। CO2 की कमी होगी और pH जो होता है वो बढ़ जाता है। अब क्या होगा कि जो अधिक pH है उस पर एक एंजाइम सक्रिय हो जाता है, उस पर एक एंजाइम सक्रिय हो जाता है। भाई CO2 की तो कमी आएगी दिन के समय और pH बढ़ जाएगा और उच्च pH पर एक एंजाइम सक्रिय होगा जिसका कि नाम होता है फास्फोराइलेज। क्या नाम होता है उसका? फास्फोराइलेज। समझ गए बात को? अब जो फास्फोराइलेज जो है वो क्या होगा, वो फास्फोराइलेज जो है वो जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल देगा, सॉरी स्टार्च को किस में बदल देगा? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल देता है। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि दिन के समय क्या होगा, CO2 की कमी आएगी और ये जो कमी आने पर CO2 में जो pH का मान बढ़ जाएगा। भाई द्वार कोशिका में जब CO2 की कमी आएगी तो pH का मान बढ़ जाएगा। अब इस उच्च pH पर एक एंजाइम सक्रिय होगा जिसका कि नाम होता है फॉस्फोराइलेज। क्या नाम होता है उसका? फॉस्फोराइलेज। अब ये फॉस्फोराइलेज क्या करेगा, ये जो द्वार कोशिकाओं में जो स्टार्च है, द्वार कोशिका में क्या बना हुआ है? स्टार्च बना हुआ है। ये बात बताई थी लॉयड ने। किसने बताई थी? लॉयड ने बता दी थी पहले ही। ये जेडी सायरे से पहले ही बता दी थी कि द्वार कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। अब ये जो स्टार्च है ये किस में बदल जाएगा? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल जाएगा। अब जब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल जाएगा तो जो द्वार कोशिका है उसकी डीपीडी का मान बढ़ जाएगा। द्वार कोशिकाओं की डीपीडी का मान बढ़ जाएगा और जो रंध्र है कोशिका स्फीत हो जाएगी। डीपीडी का मान बढ़ने से कोशिका क्या हो जाएगी? स्फीत हो जाएगी और अंदर खुल जाएगा। कैसे? देखो एक मैं चार्ट के द्वारा समझा देता हूं आपको। दिन के समय क्या होगा, देखो दिन के समय क्या होगा, CO2 में कमी। अब CO2 में कमी आएगी तो क्या होगा बेटा? pH में वृद्धि हो जाएगी। CO2 की कमी आने से क्या हो जाएगा? pH में वृद्धि हो जाएगी। pH में वृद्धि होने से क्या होगा? कौन सा एंजाइम सक्रिय हो जाएगा? फास्फोराइलेज। कौन सा हो जाएगा? फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय। फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय। फास्फोराइलेज एंजाइम क्या हो जाएगा? सक्रिय हो जाएगा। तो फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय होने से जो स्टार्च है ना, स्टार्च वो किस में बदल जाएगी? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? भाई दिन के समय CO2 में क्या जाएगी? कमी आ जाएगी। CO2 में कमी आने से pH में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। pH में जैसे ही वृद्धि होगी कौन सा एंजाइम सक्रिय हो जाएगा? फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय हो जाएगा और फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय होने से स्टार्च किस में बदल जाएगा? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल जाएगा और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदलते ही द्वार कोशिकाओं के डीपीडी में वृद्धि हो जाएगी। द्वार कोशिकाओं के डीपीडी में वृद्धि, डीपीडी में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अब द्वार कोशिकाओं के डीपीडी में वृद्धि होगी तो कोशिका क्या हो जाएगी? स्फीत हो जाएगी। कोशिका क्या हो जाएगी? स्फीत हो जाएगी और रंध्र खुल जाते हैं। रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। समझ रहे हो बात को? देखो बहुत इजी प्रोसेस है, हालांकि मान्य ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत इजी है। क्या होगा? सबसे पहले किसने दी थी? जेडी सायरे ने। किसने दी थी? जेडी सायरे ने। जेडी सायरे से पहले ही लॉयड ने क्या बता दिया था कि भैया जो द्वार कोशिका होती है उसमें क्या होता है? उसमें आपके स्टार्च पाया जाता है। ठीक है। अब क्या कहता है लॉयड, ये सॉरी जेडी सायरे क्या कहता है कि जब दिन का समय होता है, प्रकाश की उपस्थिति में या दिन के समय में क्या होगा? भाई प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होगा और प्रकाश संश्लेषण होगा तो CO2 तो प्रकाश संश्लेषण में काम आएगी। तो जो CO2 की मात्रा है जो द्वार कोशिका में वो क्या हो जाएगी?
कम हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात को? अब जो CO2 की मात्रा में जो कमी आएगी, CO2 की मात्रा में जो कमी आएगी उसमें क्या होगा, उससे pH में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। pH में क्या हो जाएगी, वृद्धि। अब जब pH में वृद्धि होगी तो एक एंजाइम सक्रिय हो जाएगा। कौन सा? फॉस्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय हो जाएगा। अब ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम क्या करेगा भाई, द्वार कोशिकाओं में क्या है, स्टार्च है। इस स्टार्च को क्या करेगा, ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल देगा। किस में बदल देगा? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। अब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल गया तो ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट क्या करेगा, द्वार कोशिकाओं के डीपीडी में वृद्धि कर देगा। किस में वृद्धि कर देगा? द्वार कोशिकाओं के डीपीडी में क्या कर देगा, ये वृद्धि कर देगा। और डीपीडी में वृद्धि होते ही, अब डीपीडी में वृद्धि होगी, अब कोशिका में पानी आएगा तो कोशिका क्या हो जाएगी, स्फीत हो जाएगी और रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। आगे बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखो रात को क्या होगा, ये दिन का समय था, अब चूंकि रंध्र खुल गए, अब रात को रंध्र क्या होंगे, बंद होंगे। तो रात के समय क्या होगा, रात के समय चूंकि पता है आपको CO2 में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाएगी। CO2 में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी बेटा। अब जब CO2 में वृद्धि हो जाएगी तो pH में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। pH में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है, क्या ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो वापस बदल जाएगा किसमें, स्टार्च में। किसमें बदल जाएगा, स्टार्च में बदल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? भाई रात के समय क्या होगा कि जो CO2 में वृद्धि हो जाएगी, CO2 के मान में वृद्धि हो जाएगी, और CO2 में वृद्धि होते ही pH में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। pH कमी मतलब pH अम्लीय हो जाएगा। अम्लीय होते ही क्या होगा कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो वापस किस में बदल जाएगा, स्टार्च में बदल जाएगा। और स्टार्च में बदलते ही कोशिका जो स्फीत हो रही थी वो क्या हो जाएगी, कोशिका स्लथ हो जाएगी। कोशिका क्या हो जाएगी, स्लथ हो जाएगी, सेल फ्लैसिड हो जाएगी। और कोशिका स्लथ होते ही रंध्र क्या हो जाएंगे बेटा, बंद हो जाएंगे। रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। रात के समय देखो, दिन के समय जो हो रहा था ना उससे उल्टा कर दो। रात के समय क्या होगा, CO2 में वृद्धि हो जाएगी। CO2 में वृद्धि होगी तो pH में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। अब pH में कमी आ जाएगी तो pH में वृद्धि जब हो रही थी तो स्टार्च ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल रहा था, लेकिन जब pH में कमी आएगी तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट वापस किस में बदल जाएगा, स्टार्च में बदल जाएगा। ठीक है। अब जो स्टार्च है ये जब स्टार्च में बदलेगा तो कोशिका क्या हो जाएगी, स्लथ हो जाएगी। कोशिका क्या हो जाएगी, स्लथ हो जाएगी, और रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ये है भैया जेडी सायरे की परिकल्पना। और लॉयड ने क्या बताया था, लॉयड ने बताया था, क्या बताया था लॉयड ने, लॉयड ने बताया था कि द्वार कोशिका में क्या होता है, स्टार्च होता है। द्वार कोशिका बोल सकते हो आप इसको, रक्षक कोशिका बोल सकते हो। स्टार्च उपस्थित होता है। ठीक है। ये बात किसने बताई थी, ये बात बताई थी आपके लॉयड ने। आ गई होगी ये बात समझ में सभी को? कोई दिक्कत इसमें? चलिए ठीक है। कोई दिक्कत हो तो दोबारा पूछ लेना, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। अगली पढ़ते हैं स्टीवार्ड की परिकल्पना। क्या पढ़ते हैं, स्टीवार्ड की परिकल्पना। स्टीवार्ड की परिकल्पना। स्टीवार्ड ने क्या किया कि जेडी सायरे की जो परिकल्पना थी उसी को आगे बढ़ाया था। क्या किया इसने, जेडी सायरे की परिकल्पना को आगे बढ़ाया। परिकल्पना को आगे बढ़ाया। जेडी सायरे की परिकल्पना को आगे बढ़ाया। क्या कहा इसने, इसने कहा कि जो स्टार्च है ना, स्टार्च, जेडी सायरे क्या कह रहा था कि स्टार्च किस में बदल जाता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है,
ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल जाता है। ये बात किसने की थी? ये बात बोली थी जेडी सायरे ने। अब इसने क्या बताया कि जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वो क्या हो जाएगा, पहले तो बदलेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किसमें बदलेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलेगा। बदल गया, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलने के बाद ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये वापस बदल जाएगा ग्लूकोज में। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या कहना चाह रहा हूं मैं कहना चाह रहा हूं कि जेडी सायरे ने क्या कहा कि स्टार्च है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल जाती है। अब ये क्या कह रहा है, जो स्टीवार्ड क्या कह रहा है कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बदलती है, ये बात सही है, लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे भी रूपांतरित होती है। तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट पहले तो किस में बदल जाएगी? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाएगी, और जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो किस में बदल जाएगा? ग्लूकोज में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ग्लूकोज में बदल जाएगा। और जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, और जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है, इसकी तुलना में ग्लूकोज क्या है? अधिक क्या है? घुलनशील है। अधिक क्या है? घुलनशील है। अब ज्यादा घुलनशील है भाई, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज्यादा घुलनशील है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज ज्यादा घुलनशील है। अब जब ज्यादा घुलनशील है तो कोशिका रस की सांद्रता बढ़ जाएगी। कोशिका रस की सांद्रता बढ़ जाएगी, या परासरण सांद्रता बढ़ जाएगी। अब जब परासरण सांद्रता बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि ये जो रंध्र है वो खुल जाएंगे। रंध्र क्या होंगे? खुल जाएंगे। समझ रहे हो बात को? क्या कहना चाह रहा हूं मैं भाई? जेडी सायरे ने कहा कि स्टार्च ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल जाएगी, तो स्टीवार्ड क्या कह रहा है कि हाँ ये बात सही है कि स्टार्च ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल जाएगी, लेकिन जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वो भी क्या होगी? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और बाद में ग्लूकोज में बदल जाएगी। ये जो दोनों है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज, ये ज्यादा घुलनशील है किसकी तुलना में? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की तुलना में। अब ज्यादा घुलनशील है तो कोशिका रस की सांद्रता बढ़ जाएगी, और कोशिका रस की सांद्रता बढ़ेगी तो जल प्रवेश करेगा अंदर। अब जब जल अंदर प्रवेश करेगा तो कोशिकाएं क्या हो जाएगी? स्फीत हो जाएगी, और स्फीत होते ही रंध्र क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। ये बात कही थी बेटा आपके स्टीवार्ड अंकल ने। किसने की थी? स्टीवार्ड ने। हाँ, स्टीवार्ड अंकल ने कही थी ये बात। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला पढ़ते हैं। 3 थे, 2 पढ़ लिए, 1 बाकी रह गया। अगला कौन सा है आपका? सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत क्या कहता है यह सिद्धांत? सबसे पहले देखो इसको दिया किसने था? इसका जो प्रतिपादन किया था वो किया था जापानी वैज्ञानिक है, 2 जापानी वैज्ञानिक, नाम है उनका इमामुरा तथा फ्यूजिनो। क्या है? इमामुरा एंड फ्यूजिनो। इमामुरा एंड फ्यूजिनो इन्होंने दिया था। ठीक है, अब इसका रूपांतरण किया था, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है लेविट। किसने किया था? लेविट ने किया था। तो बहुत सी जगह लेविट लिखा हुआ था इसका भाई, बाद में इसका रूपांतरण किया था, इसको सही ढंग से प्रस्तुत किया था किसने? लेविट ने। ठीक है, तो सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत जो दिया तो था, प्रतिपादन तो किया था, प्रपोज्ड बाय जापानीज साइंटिस्ट इमामुरो एंड फ्यूजिनो एंड मॉडिफाइड बाय लेविट। रूपांतरण किया था इसका लेविट ने, और प्रतिपादन किसने किया था? इमामुरा तथा फ्यूजिनो ने। इतनी बात समझ में आ गई।
अब देखिए क्या कहता है ये नियम या ये जो सिद्धांत है, क्या कहता है, दिन में अलग बताऊंगा आपको, रात को अलग बताऊंगा। तो पहले दिन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दिन के समय क्या होगा, देखिए इसमें सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत, इसमें एक चक्कर चलेगा, पोटेशियम हाइड्रोजन चक्कर, पोटेशियम में हाइड्रोजन चक्कर चलेगा। क्या कहता है, देखो दिन के समय क्या होगा, दिन के समय देखिए बेटा, दिन के समय क्या होगा, दिन के समय द्वार कोशिकाओं में मेलिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, मेलिक अम्ल बनता है। और मेलिक अम्ल जो है वो हाइड्रोजन आयन और मेलेट में टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा, हाइड्रोजन आयन और मेलेट में। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं कहना चाह रहा हूं कि दिन के समय जो द्वार कोशिका है या जो रक्षक कोशिका है उसमें क्या बनता है, मेलिक अम्ल बनता है, बन गया मेलिक एसिड। अब जो मेलिक अम्ल जो है वो क्या होगा, वो मेलेट प्लस हाइड्रोजन आयन में टूट जाएगा। तो लिखता रहता हूं साथ साथ में ताकि आप कंफ्यूज ना हो। द्वार कोशिका में मेलिक अम्ल, द्वार कोशिका में क्या बन गया, मेलिक अम्ल बन गया, ठीक है। अब ये टूट जाएगा किसमें, H प्लस प्लस मेलेट आयन में टूट जाएगा। ये किस में टूट जाएगा, H प्लस और मेलेट आयन में टूट जाएगा। समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। अब क्या होता है कि जो पास में जो बाह्य चरम की जो कोशिकाएं होती है, जिसको कि आप सहायक कोशिका बोलते हो, उन कोशिकाओं में पोटेशियम आयन होता है। उन कोशिकाओं में क्या होता है, पोटेशियम आयन होता है। या जो पास की और भी कोशिकाएं हैं उनमें क्या होता है, पोटेशियम आयन होता है। तो क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन पोटेशियम पंप चलेगा। क्या चलेगा, हाइड्रोजन पोटेशियम पंप चलेगा, जिससे हाइड्रोजन आयन तो क्या चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, और पोटेशियम आयन क्या चले जाएंगे, अंदर आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयनों का अंतर्गमन, आयनों का अंतर्गमन तथा हाइड्रोजन आयनों का बहिर्गमन, बहिर्गमन। समझ रहे बात को भैया, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई दिन के समय क्या होगा कि द्वार कोशिका में मेलिक अम्ल बनेगा, मेलिक अम्ल टूट जाएगा हाइड्रोजन आयन और मेलेट आयन में। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो आसपास की कोशिकाएं हैं, द्वार कोशिका के जो क्या है, आसपास की जो कोशिकाएं हैं वहां क्या पाया जाता है, पोटेशियम आयन पाया जाता है। अब ये जब पोटेशियम आयन अंदर जाएगा तो हाइड्रोजन आयन क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब पोटेशियम आयन गया हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन की जगह तो क्या बन गया, पोटेशियम मेलेट बन गया। भैया बनेगा कि नहीं बनेगा, भाई यहां मेलेट है, यहां पोटेशियम जुड़ गया इसके साथ, तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम मेलेट बन जाएगा। समझ रहे हो ना बात को, क्या सो रहे हो, क्या बन जाएगा, पोटेशियम मेलेट बन जाएगा। क्या बन गया, पोटेशियम मेलेट बन गया। अब पोटेशियम मेलेट बढ़ते ही कोशिका की परासरण सांद्रता बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, कोशिका की परासरण सांद्रता। अब जब परासरण सांद्रता बढ़ जाएगी तो पानी कहां प्रवेश करेगा, अंदर प्रवेश करेगा। कोशिका की क्या बढ़ गई, परासरण सांद्रता बढ़ जाएगी। अब परासरण सांद्रता बढ़ते ही मैंने आपको बताया कि पानी या जल कहां आएगा, जल का द्वार कोशिका में प्रवेश, जल का कहां प्रवेश हो जाएगा, द्वार कोशिका में क्या हो जाएगा, प्रवेश हो जाएगा। और जब जल का द्वार कोशिका में प्रवेश हो जाएगा तो कोशिका क्या हो जाएगी, बोलो। तो आपका आंसर होगा कि सर कोशिका क्या हो जाएगी, स्फीत हो जाएगी। कोशिका क्या हो जाएगी, स्फीत हो जाएगी। और जब कोशिका स्फीत हो जाएगी तो रंध्र क्या हो जाएंगे, खुल जाते हैं। रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। देखो कितनी इजी सी प्रोसेस है, कितनी इजी प्रोसेस है। क्या होगा, देखो सबसे पहले दिन के समय में क्या होगा कि द्वार कोशिकाओं में मेलिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, द्वार कोशिकाओं में मेलिक अम्ल बनेगा। अब जब मेलिक अम्ल बनेगा तो क्या होगा, मेलिक अम्ल दो आयनों में टूट जाएगा, मेलेट आयन और हाइड्रोजन आयन।
कोई दिक्कत नहीं है। अब मिलेट आयन हाइड्रोजन आयन में टूटने के बाद क्या होगा कि जो द्वार कोशिकाओं के जो पास वाली जो कोशिकाएं हैं वहां क्या होता है, वहां होता है पोटेशियम आयन। क्या होता है वहां पे, पोटेशियम आयन। अब क्या होगा बेटा कि पोटेशियम आयन जो है वो तो चला जाएगा द्वार कोशिका में। अब जब द्वार कोशिकाओं में पोटेशियम आयन आएगा तो वापस क्या भेजना पड़ेगा भाई, जो आयनों का जो एक्सचेंज होता है वो क्या होता है, समान आयनों के बीच में होता है। तो पोटेशियम आयन गया तो बाहर क्या जाएगा, हाइड्रोजन आयन आएगा। अब पोटेशियम आयन जाकर मेलेट के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, पोटेशियम मेलेट बना लेगा। क्या बना लेगा, पोटेशियम मेलेट। अब जब पोटेशियम मेलेट बन जाएगा तो पोटेशियम मेलेट कोशिका की परासरण सांद्रता में क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज ड्यू टू पोटेशियम मेलेट। आगे बात समझ में। अब कोशिका की जब परासरण सांद्रता बढ़ जाएगी तो कोशिका में पानी क्या करेगा, प्रवेश करेगा। कोशिका में क्या करेगा, पानी प्रवेश करेगा। अब जब कोशिका में पानी प्रवेश करेगा तो क्या होगा, कोशिका में पानी प्रवेश करने से कोशिका क्या हो जाएगी बेटा, कोशिका स्फीत हो जाएगी। कोशिका क्या हो जाएगी, स्फीत हो जाएगी। और कोशिका स्फीत होते ही रंध्र क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। कोशिका स्फीत होते ही रंध्र खुल जाते हैं और अपने को क्या करना था, रंध्र ही खोलने थे। ठीक है, ये हो गया भाई दिन के समय। अब रंध्र खुल तो गए, अब अपने को क्या करना है, रंध्रों को बंद करना है। तो चलिए फिर रंध्रों को बंद करने का तरीका भी देखते हैं। पहले ये देख लीजिए आप जल्दी जल्दी। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। रात के समय क्या होगा, रात के समय, ठीक है। सबसे पहले देखिए रात के समय क्या होगा, द्वार कोशिकाओं में CO2 की कमी। ये बात तो आपको पता है कि भाई रात में द्वार कोशिकाओं में क्या हो जाएगी, CO2 की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। CO2 की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब देखो क्या होता है कि CO2 की वृद्धि होने से द्वार कोशिकाओं में एक हार्मोन होता है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल ये क्या होता है, हार्मोन होता है ABA, एब्सिसिक एसिड। हार्मोन क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। हार्मोन क्या हो जाएगा, सक्रिय। समझ रहे बात को भाई। दिन के समय क्या होगा, सॉरी रात के समय। अब रात के समय द्वार कोशिका या जो गार्ड सेल है उसमें क्या होगा, CO2 की मान में वृद्धि हो जाएगी, CO2 की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी। अब अधिक CO2 की सांद्रता पर एब्सिसिक अम्ल हार्मोन जो है ये एक वृद्धि रोधक हार्मोन है, पादपों में पाया जाता है। अपन पढ़ेंगे इसको आगे चैप्टर में। एब्सिसिक अम्ल हार्मोन सक्रिय हो जाएगा। एब्सिसिक हार्मोन सक्रिय होने से पोटेशियम आयन वापस क्या चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। पोटेशियम आयनों का बहिर्गमन। भाई जो दिन के समय जो प्रोसेस होती है ना वो तो है एक सक्रिय क्रिया। क्या है, सक्रिय क्रिया, जिसमें ATP की आवश्यकता होती है। और जो रात के समय जो क्रिया होती है उसमें ATP की आवश्यकता नहीं होती। मतलब ये क्या है कि निष्क्रिय प्रक्रिया है। निष्क्रिय प्रक्रिया क्यों है, क्योंकि ATP बनाने वाले एंजाइम जो ATP है, जो ATP को तोड़ता है, ATP को तोड़ने पर ही तो ऊर्जा मिलेगी ना। तो उस ATPase एंजाइम को निष्क्रिय कौन कर देता है, ये ABA हार्मोन कर देता है। क्या कर देता है, ABA हार्मोन। हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ तो अपन ज्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल हार्मोन सक्रिय हो जाएगा। एब्सिसिक अम्ल हार्मोन सक्रिय होने के कारण क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयन जो पहले अंदर आए थे वो क्या चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। पोटेशियम आयन क्या चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। अब पोटेशियम आयन बाहर जाते ही द्वार कोशिकाओं की परासरण सांद्रता में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। द्वार कोशिकाओं की परासरण सांद्रता में कमी आ जाएगी। अब जब द्वार कोशिकाओं की परासरण सांद्रता में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अब कमी आते ही क्या हो जाएगा, जल कहां निकलेगा, बाहर की ओर।
जल बाहर की ओर निकलेगा, बाहर प्रवाहित होगा। अब जब जल क्या हो जाएगा, द्वार कोशिकाओं से बाहर चला जाएगा तो कोशिका क्या हो जाएगी, स्लथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, कोशिका हो जाएगी स्लथ। और जब कोशिका स्लथ हो जाएगी तो रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद। रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद। ये देख लो भैया, ये प्रोसेस है पूरी की पूरी। रात के समय क्या होगा, द्वार कोशिकाओं में CO2 में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब CO2 में वृद्धि हो रही है, उससे दिन के समय क्या हो रहा था, CO2 में कमी हो रही थी, अब CO2 में वृद्धि हो रही है। अब CO2 में वृद्धि होने से pH के मान में कमी आती है और एक हार्मोन सक्रिय हो जाता है, एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल हार्मोन के सक्रिय होने के कारण जो पोटेशियम आयन थे वो वापस बाहर चले जाएंगे जो आए थे अंदर। अब पोटेशियम आयन बाहर जाते ही द्वार कोशिका की जो परासरण सांद्रता जो बढ़ी थी वो वापस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जब परासरण सांद्रता में कमी होगी तो जल क्या निकलेगा, बाहर की ओर निकलेगा। क्यों, क्योंकि वो एक फिर अल्प परासरी विलयन बन गया। और अल्प परासरी विलयन बनते ही क्या होगा, जल कहाँ निकलेगा, बाहर की ओर निकलेगा। और जब जल बाहर की ओर निकलेगा तो आपको पता है कोशिका क्या हो जाएगी, स्लथ हो जाएगी। और कोशिका स्लथ होते ही रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है, ये था आपका रंध्रों की गति की क्रियाविधि। होप सो समझ में आ गया। और आपको भी तीन थे। पहले कौन सा था, सबसे पहले था जेडी सायरे की परिकल्पना, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। एक बार रिवाइज करा देता हूं वापस। क्या कहता है वो, जेडी सायरे से पहले लॉयड ने क्या बताया था कि द्वार कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। अब क्या होता है, दिन के समय CO2 के मान में क्या आती है, या CO2 की मात्रा में क्या आती है, कमी आती है। अब जब CO2 की मात्रा में जब कमी आएगी तो क्या होगा, CO2 की मात्रा में कमी आते ही pH का मान बढ़ जाएगा। pH का मान बढ़ जाएगा। pH का मान बढ़ते ही क्या हो जाएगा, वहां एक एंजाइम सक्रिय हो जाएगा, फोस्फोराइलेज। कौन सा एंजाइम सक्रिय हो जाएगा, फोस्फोराइलेज। फोस्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय होते ही क्या होगा कि स्टार्च जो है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। अब जब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदलते ही क्या होगा कि जो द्वार कोशिका की जो परासरण सांद्रता है उसमें क्या जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और परासरण सांद्रता में वृद्धि होते ही पानी अंदर प्रवेश करेगा। अंदर प्रवेश करने के कारण क्या हो जाएगा, कोशिका स्फीत हो जाएगी और कोशिका में जो रंध्र है वो क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। रात में क्या होगा कि CO2 के मान में वृद्धि हो जाएगी तो pH कम हो जाएगा। अब pH कम होते ही जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वो वापस किस में बदल जाएगा, स्टार्च में बदल जाएगा और रंध्र वापस क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ये तो थी किसकी, जेडी सायरे की परिकल्पना। स्टीवार्ड क्या कहता है, स्टीवार्ड कहता है कि भैया ये बात सही है, आगे क्या है कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है ना वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलेगा और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो क्या बदलेगा, ग्लूकोज में बदलेगा। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की तुलना में जो क्या होता है, ज्यादा घुलनशील होता है। ठीक है ना, ज्यादा सोल्यूबल होता है। अब अगर ज्यादा सोल्यूबल है तो परासरण सांद्रता में वृद्धि होगी। परासरण सांद्रता में वृद्धि होगी तो पानी क्या करेगा, अंदर की ओर प्रवेश करेगा। अब जब पानी अंदर की ओर प्रवेश करेगा तो कोशिका क्या होगी, स्फीत हो जाएगी और कोशिका खुल जाएगी। ये था स्टीवार्ड की परिकल्पना। फिर कौन आया, इमामुरा तथा फ्यूजिनो। इमामुरा तथा फ्यूजिनो, लेकिन रूपांतरित किसने किया था, लेविट ने किया था। तो बहुत जगह लेविट का ही नाम लिखा आता है सिर्फ, ठीक है ना, एनसीईआरटी में ज्यादा लेविट का नाम ही मेंशन कर रखा है। लेविट ने क्या बताया कि जब दिन के समय क्या होता है, द्वार कोशिका में एक अम्ल बनता है जिसका कि नाम होता है मेलिक अम्ल। मेलिक अम्ल क्या होगा कि सुबह के या दिन के समय टूट जाता है, किसमें, मिलेट और हाइड्रोजन आयन में। मिलेट और हाइड्रोजन आयन में टूटने के बाद में क्या होगा कि जो द्वार कोशिकाओं के जो पास वाली कोशिकाएं वहां पोटेशियम आयन होता है, वो पोटेशियम आयन तो चला जाएगा द्वार कोशिकाओं में, बदले के अंदर क्या करेगा कि जो द्वार कोशिकाएं हैं वो बाहर भेज देगी हाइड्रोजन आयनों को। तो कोशिका के अंदर क्या बना, पोटेशियम मिलेट। पोटेशियम मिलेट बनते ही परासरण सांद्रता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और परासरण सांद्रता में वृद्धि होने के कारण पानी क्या करेगा, द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करेगा और द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करने से स्फीत हो जाएगी कोशिका और अंदर खुल जाएंगे। ये दिन के समय होता है। रात के समय CO2 में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। CO2 में वृद्धि हो जाएगी तो pH कम हो जाएगा। pH कम हो जाएगी तो एब्सिसिक अम्ल हार्मोन सक्रिय हो जाएगा। एब्सिसिक अम्ल हार्मोन के कारण क्या होगा कि जो पोटेशियम आयन है वो बाहर चले जाएंगे। पोटेशियम आयन कहां चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। अब जब बाहर चले जाएंगे तो द्वार कोशिका की परासरण सांद्रता में क्या जाएगी, कमी आ जाएगी। और परासरण सांद्रता में कमी आने से जल क्या निकलेगा, बाहर की ओर निकलेगा। और जल बाहर की ओर निकलने से कोशिका स्लथ हो जाएगी और रंध्र क्या हो जाएंगे,
बंद हो जाएंगी। ये टॉपिक था आपका मैकेनिज्म ऑफ ए स्टोमेटल मूवमेंट, स्टोमेटल मूवमेंट। आगे बात समझ में? तो भैया ये हो गया आपका रंध्रों की गति की क्रियाविधि। ठीक है, अगला जो वीडियो है इसमें अपन शायद हो सकता है चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। छोटा सा टॉपिक बचा है, एक तो बचा है रस स्त्राव, एक बचा है बिंदु स्त्राव, और एक छोटा सा टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, आंतरिक कारक और बाह्य कारक, उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे अपन अगले वीडियो में। आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मेरे को ये दिक्कत है, आपको दोबारा बता दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।